दोस्तों नमस्कार। जब सरकार ही साहेब हो जाए और साहेब ही हुजूर कहलाए और हुजूर ही मालिक हो जाए तो फिर सरकार जो भी कहेगी सच ही कहेगी। चाहे वह यू टर्न ले ले, चाहे वो बदल जाए, वो चाहे राष्ट्रीय तौर पर बदले चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बदले, लेकिन वह साहेब है, वह हुजूर है, वो सरकार है, वो मालिक है। और 13 अप्रैल को जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अगर WTO नियम कायदे बदल डाले तो फिर वह समूची दुनिया का पेट भारत भर सकता है। और ठीक एक महीने बाद 13 मई को वही प्रधानमंत्री और वही सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके बहुत साफ तौर पर दुनिया से कहती है, जी नहीं, हमें पहले भारत का पेट भरना है, इसीलिए आज से गेहूं का निर्यात बंद किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हर बजट में सरकार खुलकर कहती है इस बरस डिसइन्वेस्टमेंट इतना होगा, टारगेट इतना है। बरस बीतते बीतते पता चलता है कि 15 से 20% से ज्यादा टारगेट का पैसा आ नहीं पाया। लेकिन फिर अगले बजट में कमोवेश वही स्थिति। लगातार महंगाई पर नकेल कसने के लिए महीने दर महीने सरकार मशक्कत करती है, सरकार के नौकरशाह मशक्कत करते हैं, लेकिन महीने दर महीने महंगाई बढ़ती चली जाती है। इस देश के भीतर में एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, सरकार छाती ठोकने से घबराती नहीं है, लेकिन कितना इंपोर्ट बढ़ गया है, सरकार इसे छुपा ले जाती है। यह कैसी सरकार है, आज बात कहां से शुरू की जाए? बात तो सरकार के कॉन्फिडेंस से ही शुरू करनी चाहिए। 5 बरस पहले प्रधानमंत्री कहते थे झोला उठाकर चला जाऊंगा, और 5 बरस के बाद वही कहते हैं अभी तो 2 ही बार प्रधानमंत्री हुआ हूं, आगे देखिएगा 100% सैचुरेशन चाहता हूं। सुन लीजिए पहले। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो कहा मोदी जी ये क्या करना है? 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। यह कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है क्या? यह कॉन्फिडेंस तो सरकार और साहिब और हुजूर में ही आ सकता है जो इस देश के मालिक हैं। और शायद इसीलिए 13 मई को जो नोटिफिकेशन आया उसने पहली बार इस देश के भीतर भूख को लेकर चिंता व्यक्त कर दी। यानी वाकई गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत 60% तक बढ़ गई है, भारत के व्यापारी गेहूं को बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और देश में भंडारण की स्थिति गेहूं के साथ कमजोर हो गई है, तो प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी अब कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा। बाकायदा 13 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि फॉरेन ट्रेड को देखते हैं, उद्योग भवन से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है। नोटिफिकेशन नंबर 06/2015 से 2020, नई दिल्ली, 13 मई 2022। और इसमें बहुत साफ तौर पर लिखा जाता है कि गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं और कई कारणों की वजह से दुनिया में गेहूं की कीमत काफी ज्यादा हो गई है, जिससे भारत की फूड सिक्योरिटी और पड़ोसी और अन्य बहुमूल्य देशों के रिस्क फैक्टर सामने उभर कर आने लगे हैं। लेकिन भारत हालांकि प्रतिबद्ध है फूड सिक्योरिटी के तहत अपने देश को लेकर, पड़ोसियों को लेकर और अपने बहुमूल्य या फिर अमूल्य विकासशील देशों में अनाज उपलब्ध कराने को लेकर, तो हम ऐसे में एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री 13 अप्रैल को खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहने से चूकते नहीं हैं कि दरअसल हम समूची दुनिया का पेट भर सकते हैं अगर बात सिर्फ इस इजाजत की हो जाए कि हम जो MSP पर अनाज खरीदेंगे वह अनाज हम दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर सके। WTO का नियम कहता है कि दरअसल आप MSP पर जो अनाज खरीदते हैं वह अपने देश के लिए खरीदते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाने की दिशा में मत जाइए।
तो सरकार ने इस बार एमएसपी पर अनाज ही कम खरीदा, गेहूं ही कम खरीदा और तमाम व्यापारी जुट गए किसानों से गेहूं लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मुनाफा बटोरने के लिए। लेकिन शोर मचा, हंगामा हुआ, संकट आ सकता है तो सरकार क्या कहेगी। लेकिन सरकार है, साहिब है, मालिक हैं, तो अपने तौर पर उन्होंने व्यवस्था की कि G7 अपने तौर पर जो मुश्किल हालात को दिखला रहा है, और जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा जो छोटे छोटे देश हैं उनके सामने अब मुश्किल आ जाएगी। और इस बैन को लगाने से चंद घंटों पहले ही सरकार ने एक ट्रेड डेलीगेशन अलग अलग देशों में 9 देशों में भेजा और कहा कि हम आपको अनाज उपलब्ध कराएंगे, गेहूं का एक्सपोर्ट होगा, बैन लगाने से ठीक पहले। अब सवाल है वो ट्रेड डेलीगेशन जो मोरक्को गया, ट्यूनीशिया गया, इंडोनेशिया गया, फिलीपींस गया, थाईलैंड गया, वियतनाम गया, टर्की गया, अल्जीरिया गया, लेबनान गया, वहां पर वो एक्सप्लोर करने गया कि भारत से खरीदा गया गेहूं वहां पर और बड़ी तादाद में किस रूप में एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन स्थितियां नाजुक हो गई। यानी कल तक क्या सोचा जा रहा था, आज क्या सोचा जा रहा है, यह सिर्फ इससे समझ लीजिए कि सरकार का मतलब क्या है। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सुधांशु पांडे हफ्ते भर पहले कहते हैं कि एक्सपोर्ट बैन नहीं होगा। देश के मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कहते हैं हमारा टारगेट तो 15 मिलियन टन तक है, और आईटीसी अपने तौर पर कहती है 21 मिलियन टन। लेकिन देखिए झटके में प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो क्या वाकई नीतियां इस देश की ऐसे ही चलती है? सरकार जो सोच ले उसी लिहाज से चलते हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ गेहूं का जिक्र कर रहे हैं तो इसको इस बात से समझिए कि 2018-19 में सिर्फ 2 लाख टन एक्सपोर्ट किया गया, और 19-20 में भी बढ़ाया गया तो यह 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन तक आया। 20-21 में भी इतना आया। लेकिन 21-22 में युद्ध के साथ स्थितियां बिगड़ी और यूक्रेन और रशिया का जो 29% गेहूं दुनिया के बाजार में जाता था वो ब्लैक सी पर से आवाजाही रुक गई, और भारत ने 2 मिलियन टन से बढ़ाकर 7 मिलियन टन 2021-22 में किया, और 2022-23 में टारगेट 10 मिलियन टन का लिया, जिस पर मंत्री जी ने कहा हम 15 मिलियन टन तक दे देंगे। जबकि सबको पता है कि जो टारगेट था गेहूं के उत्पादन का इस देश के भीतर में 105 मिलियन टन ही हुआ है, जो टारगेट 111 मिलियन टन का था। इतना ही नहीं, सरकार किस रूप में चलती है, बैन भी लगा रही है, दूसरी तरफ ट्रेड डेलीगेशन भी भेज रही है, और इन सब के बीच बाकायदा एक टास्क फोर्स गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर अलग अलग मंत्रालयों से जोड़कर बनाई गई। उन अलग अलग मंत्रालयों में कॉमर्स मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एक्सपोर्ट का काम देखने वाले, ये सभी जो थे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगुवाई में काम करने लगे। पैसा देश का खर्च हो रहा है, कोई भी चीज बनती है तो उसका एक बजट एलोकेशन होता है, लेकिन देश चल रहा है। और गेहूं के मद्देनजर कई बातों का जिक्र करें उससे पहले एक चीज और बता दें, सरकार बहुत चीजों को छुपा ले जाती है। छुपाने का नजरिया क्या होता है? मसलन सर बीजेपी ने बकायदा प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा कर एक ट्वीट किया, आज ही किया, और जानकारी दी कि देखिए कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। जरा हम आपको दिखलाते हैं, ये देखिए एक्सपोर्ट की रकम बताई गई कि पिछले साल अप्रैल के महीने में यह 30 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 40 बिलियन डॉलर हो गया है। अच्छी बात है, सरकार ने इस बात का जिक्र कर दिया। अब जब आप इसे देख रहे हैं कि सरकार ने बकायदा पोस्टर निकाल दिया, सरकार यह नहीं बता रही है कि यह जो 30 से 40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ है उसके पीछे का सच यह है कि हमारा इंपोर्ट जो है वह भी इस दौर में 46 बिलियन डॉलर से बढ़कर 58 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी जो एक्सपोर्ट किया गया वह 2,96,000 करोड़ का, और जो इंपोर्ट किया गया वह 4,50,000 करोड़ का। घाटा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा, बजटीय घाटा, जो कि हमारा डॉलर बाहर चढ़ा गया। किससे छुपा रहे हैं, किस रूप में छुपा रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन बतलाना है जनता को, अपनी उपलब्धियों को बतलाना है, कमजोरियों को छुपाना है, तो ये एक नई पॉलिसी है इस देश के भीतर में। इससे पहले ऐसा होता नहीं था। दोबारा लौट आइए गेहूं पर। गेहूं को लेकर जिक्र हम कर चुके हैं,
क्योंकि गेहूं का मसला इस रूप में उलझते चला जा रहा है कि जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, वहां पर भी बाकायदा किसान, व्यापारी, एक्सपोर्टर सबको बुलाया गया। एक बैठक करनाल में हुई और उसमें आईसीआर को भी बुलाया गया, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट बार्ले रिसर्च सेंटर को भी बुलाया गया, विशेषज्ञों की टीम बैठाई गई और बोला गया कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी तलाशनी है और चैलेंजेस भी देखने हैं। सरकार है, बैन लगा चुकी है, बैन लगाने से पहले कितनी कवायद कर चुकी है, सब यानी अंदेशा नहीं था। सवाल 13 अप्रैल का नहीं है, सवाल उसके बाद की हर घटना को लेकर है और एक झटके में सरकार प्रतिबंध, यानी सरकार को पता ही नहीं है कि किस रूप में इस देश के भीतर में कब क्राइसिस पैदा हो जाए। तो क्या वाकई झोला उठाकर चलने की परिस्थिति में आ जाएंगे, या फिर उपलब्धियों का खाका रखते रखते सरकार में यह कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब हम तो हर बार जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन सवाल है, ये देश तो हार रहा है, पॉलिटिकल जीत चाहे आपकी होती चली जाए, क्योंकि इस फेरिस्त में किसानों को लेकर कहिए तो 8 मार्च को पहली बार कहा गया था, प्रधानमंत्री ने कहा था युद्ध के बीच लाभ उठाइए, गेहूं एक्सपोर्ट कीजिए, किसानों से कहा था। 16 मार्च को कहा गेहूं एक्सपोर्ट रोकेंगे नहीं, अधिकारियों ने कहा। 13 अप्रैल को डब्ल्यूटीओ से गुहार लगाई गई। 5 मई को कहा गया दुनिया के लिए भारत ही असल में अनाज का भंडार है। चीजें देखिए धराशायी होने लगी एक के बाद एक, और दुनिया के अलग अलग देश सचेत हो गए। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया। सर्बिया और कजाकिस्तान जैसे देशों ने अनाज शिपमेंट का जो था उसका कोटा निर्धारित कर दिया। दुनिया में संकट हर जगह है, लेकिन हम सरकार हैं, हमें बतलाना है, हम ही साहेब हैं, हम ही हुजूर हैं, हम ही मालिक हैं। तो क्या लोकतंत्र और क्या राजतंत्र, दोनों को मिला डालिए। और इस परिस्थिति में जब आप निकल कर आएंगे, 2-3 सवाल आपकी आंखों के सामने तुरंत रेंगने लगेंगे। क्या वाकई संकट इतना गहरा हो रहा है कि जो राशन दुकानों से अनाज मिलता है वह भी बंद हो जाएगा? क्योंकि जो गरीब कल्याण योजना जो 80 करोड़ लोगों के लिए है, उसमें तो गेहूं देना बंद किया जा चुका है और लगभग 60% गेहूं को भेजना बंद कर दिया गया है। कई राज्यों में भेजा ही नहीं जा रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दिल्ली हो। इस तरीके के आधे दर्जन राज्य हैं जहां अब गेहूं नहीं जा रहा है। तो क्या कल राशन दुकान में भी संकट आ जाएगा? और यह संकट क्या मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है वहां पर भी संकट आएगा? सरकार है, सरकार चल रही है, सरकार अपने नजरिए से चीजों को तौल रही है और हर दिन एक निर्णय, एक नया आदेश पारित हो सकता है। इससे आप घबराइए मत, क्योंकि अपने तौर पर सरकार ने जब एनालिसिस शुरू किया तो सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अधिकारियों ने कुछ जानकारी तो दी। उन्होंने कहा कि देखिए डीजल महंगा हो गया है, इससे ट्रांसपोर्टेशन बड़ा कॉस्टली हो गया है, इस दौर में मजदूर कॉस्टली हो गया है क्योंकि मजदूर मिलना दूभर हो गया है, और जो मजदूर प्रवासी मजदूर गांव लौटे थे उसमें से अब वापस लौटने की परिस्थिति में बहुत कम आ पाए हैं। इतना ही नहीं, जो पैकेजिंग कॉस्ट है वह भी बढ़ गया। यानी कुल मिला के सरकार की मुसीबत यह है कि वह जो अनाज खरीदेगी भी, उसको भी जब पीडीएस सिस्टम में शामिल करेगी तो सरकार पर बोझ पड़ने वाला है। और बोझ की स्थितियों का निवारण कैसे होगा? डिसइन्वेस्टमेंट में धोखा खा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन में सिवाय कौड़ियों के मोल देने के अलावे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मोनेटाइजेशन की लकीर जरूर खींची गई है, लेकिन मुश्किल तो है। और इस मुश्किल वक्त में दुनिया के बाजार में जब अलग अलग देशों को भारत से चाहिए, उसमें इजराइल भी है, उसमें टर्की भी है, इंडोनेशिया भी है, मोजाम्बिक भी है, तंजानिया भी है, और अपने तौर पर यूनाइटेड नेशन भी एक प्रोग्राम चलाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भारत उसमें मदद करता है। संकट इतना गहरा है कि जो सोमालिया, केनिया, डिजिबोटी में जो भारत का अनाज जाता है उसको लेकर भी संकट आ रहा है कि अब क्या किया जा सकता है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि सिस्टमेटिक सरकार 1 साल की प्लानिंग करे यह तो होता है, लेकिन यहां तो 1 महीने की प्लानिंग भी चूकने लगे हैं, और उसको कैसे करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके दूसरे हिस्से में आइए। दूसरा हिस्सा यह है कि सरकार क्या वाकई कुछ करती है या नहीं करती है, क्योंकि महंगाई अब चरम पर है और इसके आगे भी जा सकती है, क्योंकि 7.79% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है महंगाई दर का, जबकि एफडी पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता हो और महंगाई लगभग 8% तक पहुंचने की स्थिति में आ गई हो। संकट तो है, लेकिन सवाल है कि यह क्या इसी महीने का संकट है? ध्यान दीजिए,
नवंबर में ये लगभग 4.91% थी महंगाई दर, दिसंबर में बढ़कर 5.66% हो गई, जनवरी में फिर बढ़ गई 6.1% हो गई, फरवरी में फिर बढ़ गई 6.7% हो गई, मार्च में बढ़कर 6.95% हो गई और अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई। और इसका असर यह हुआ कि तेल और घी तक में 18% की बढ़ोतरी हो गई, वेजिटेबल्स लगभग 15 से 16% बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फ्यूल, लाइट, मसाले, जूते, कपड़े, फूड, जो जोड़ना है जोड़ते चले जाइए, सब कुछ अगर कॉस्टली होते चले जा रहे हैं तो सरकार क्या कर रही थी, ये कोई भी पूछेगा। अगला सवाल होगा कि अगर एक तरफ महंगाई का जिक्र है तो इस देश के भीतर में प्लानिंग क्या है सरकार की? क्या वाकई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन बहुत कम है? यकीनन कम है। अप्रैल के महीने में सरकार का डाटा बताता है बढ़ा कितना है, 1.9%। दुनिया में एवरेज जो बढ़ा है वो 10+% में बढ़ा है, भारत में 1.9%। यह स्थिति है भारत की। और इस स्थिति में कमोवेश हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे बिजली के उत्पादन का क्षेत्र हो, इसको देखिएगा और पिछले साल की तुलना कीजिएगा 2021 जबकि कोविड काल से देश गुजर रहा था, उसकी तुलना में इस बार जो है प्रोडक्शन और कम हो रहा है। मसलन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप उत्पादन लीजिए, विनिर्माण के क्षेत्र में पिछली बार जो था वो 28%, इस बार जो है 0.9%। बिजली क्षेत्र में उत्पादन पिछले साल था इसी महीने में 22%, 22.5%, इस बार है 6%। ये उसका दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो आपके टारगेट है, अगर डिसइन्वेस्टमेंट के भी वो टारगेट आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और आपने एक लंबी फहरिस्त खींच रखी है, ये बेचेंगे, ये होगा तो फिर ये होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, लेकिन आप बताएंगे सारी चीज अपने अनुकूल ही, यानी सारी चीजों को कारपेट के नीचे दबा देंगे। तो इसको इस रूप में समझिए, 2019-20 में बजट में टारगेट लिया गया डिसइन्वेस्टमेंट का 1,05,000 करोड़ रुपए बेच देंगे। सरकार के पास पैसा कितना आया, 50,258 करोड़ रुपया, लगभग 50%। खुश हो सकते हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा रकम थी, क्योंकि 2020-21 में उसके अगले बरस टारगेट था 2,10,000 करोड़ रुपए, आया कितना, 37,897 करोड़। और 2021-22 में टारगेट था 1,72,000 करोड़, आया कितना, 13,561 करोड़, 6%। आप खुश हो रहे हैं? पवन हंस बिक गया, एयर इंडिया बिक गया। आपको पता है एयर इंडिया का कितना पैसा सरकार को मिला? सिर्फ 2,700 करोड़। बाकी चीज भूल जाइए, वो 18,000 करोड़ का खेल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पवन हंस में अभी तक पैसा मिला नहीं, लेकिन उसमें कितना मिलेगा, 280 करोड़ रुपया लगभग। पीएसयूज को लेकर जो भी सेल किया गया कितना मिला, सिर्फ 9,330 करोड़ रुपए और सेल किए गए। यानी कॉरपोरेट को पैसा जो ट्रांसफर किया जा रहा है संपत्ति के तौर पर और अपना टारगेट आपके पास नहीं आ जा रहा है, तो हमने हिसाब लगाया कि सरकार की जो पॉलिसी है और पार्लियामेंट में जो सरकार कहती है, अगर उसी को हम बेस मान ले और अगर इस देश में चीजें इंप्लीमेंट होने लगती या इंप्लीमेंट हो रही होती तो क्या होता, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बताया था कि हम तो 36 सीपीएसई को बेचना चाहते थे। सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, लेकिन सिर्फ 8 ही बिक पाए हैं। उन 8 में एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचएससीसी इंडिया लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, टीएचडीसी, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इस तरीके से 8 की जानकारी दी गई। लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि ऐसा है, हमारे पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, हम जो सबको बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। इसमें सब चीजें आती हैं, इसमें भारत पेट्रोलियम भी आता है, कॉन्कर भी आता है, सेल भी आता है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी आती है, कंटेनर कॉरपोरेशन भी आता है, नीलांचल इस्पात निगम भी आता है, आईडीबीआई बैंक भी आता है, बीईएमएल बेमेल भी आता है और फेरो स्क्रैप निगर लिमिटेड भी आता है। एक लंबी फहरिस्त सरकार ने खींची। सेल के तहत जो सलेम स्टील प्लांट और भद्रावती स्टील प्लांट है उसको भी सेल करने की जरूरत है। एचएलएल लाइफ फेयर लिमिटेड को भी बेचने का जिक्र है। सरकार इस फहरिस्त को जब बतलाती और इस पर जब दीपम काम करना शुरू करता है, दीपम अपने तौर पर जानकारी देता है कि इस तरीके से इस मिनिस्ट्री को ये बेचना है, तो जानकारी मिली कि टूरिज्म मिनिस्ट्री आजकल क्या कर रही है, सरकार वो भी है।
पता चला वो आईटीडीसी के बेचने के उपाय खोज रही है। पता चला कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है वो क्या कर रहा है, वो केमिकल और फर्टिलाइजर लेकर जो फर्टिलाइजर की कमी है उस पर काम नहीं कर रहा है। वो काम कर रहा है कि जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड और जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है उसको कैसे बेचा जाए, इस पे काम हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये देश में अपने तरीके का अनोखा निर्णय है कि हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर को भी बेचेंगे, यानी उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मर्जर करेंगे और सब्सिडी खत्म करेंगे। ऐसी परिस्थिति कोविड काल के बाद जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है, भारत में ये एक अनोखी लाइन खींची गई, कोविड काल के बाद ही खींची गई स्ट्रेटेजिक सेक्टर को लेकर। आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? आसानी से समझ जाइए तो बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर ये होता है, लेकिन पता नहीं कल कौन सा निर्णय हो जाए। सरकार साहिब, हुजूर, मालिक, जो कहना है कह लीजिए। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के मातहत एटॉमिक एनर्जी आती है, स्पेस और डिफेंस आता है, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन आता है, पावर आता है, पेट्रोलियम आता है, कोल आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आती है। दुनिया के किसी भी देश में इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर को लेकर अभी कोई भी स्टेट इसको प्राइवेट हाथों में देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको पता है प्राइवेट सेक्टर मुनाफा खोजेगा और स्टेट अगर अपने हाथ में रखेगा तो चेक एंड बैलेंस करके चीजों को संभालना सीखेगा। हमने मान लिया कि हम चीजों को प्राइवेटाइज कर दें, पल्ला झाड़ लें, क्योंकि सरकार के पास जो पीएसयू उसके 51% से ज्यादा, पहला काम सरकार यही कहती है मैनेजमेंट चेंज करो, यानी मैनेजमेंट का ट्रांसफर करो, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट ले ले, हम पल्ला झाड़ ले, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहे। इसीलिए सिर्फ 2700 करोड़ में एयर इंडिया पूरा का पूरा उधर चला गया, बाकी का हिसाब किताब होते रहेगा। क्या करेंगे आप? करेंगे, क्योंकि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी जो प्राइवेटाइज या फिर क्लोज करने की स्थिति में सरकार अपने तौर पर जो आ गई है, उसमें जो दीपम की रिपोर्ट है, दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और इसके साथ एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी जो बनाई जा रही है, उसमें भी बड़ा सवाल और बड़े पेच है कि सरकार किस दिशा में कैसे काम करेगी। यह एक बड़ा सवाल है। हम जब आपको दिखा रहे थे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खेल, तो सरकार ये नहीं बताती है कि दरअसल ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा है किन क्षेत्र में बढ़ा है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपोर्ट बढ़ा है वो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कपड़ा है, भोजन है, रिहाइश के सामान है, काम करने की परिस्थितियां हैं, वो सारी चीजें हैं जो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं एक्सपोर्ट किस क्षेत्र में बढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बढ़ा है 71%, अनाज में बढ़ गया है 60%, और उस अनाज को लेकर अब हम कहीं एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में ना जाए। कॉफी में बढ़ गया है 59%, जो प्रोसेस फूड होता है वह भी 38% बढ़ गया है, लेदर प्रोडक्ट भी 36% बढ़ गया है। लेकिन जो बाहर से सामान आएगा वह हमारी जिंदगी में हर दिन, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वह गेहूं ही आने वाले वक्त में क्यों ना हो, और जो भी चीजें जिस रूप में, और कपड़ा भी खास तौर से, और जो धागा है वह भी जोड़ लीजिए, उसको लेकर भी सोचिए। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि सरकार अपने तौर पर जो भी निर्णय ले लेती है, उस निर्णय का मजा यही है कि सरकार धीरे धीरे सबसे न्यूनतम गेहूं को लेकर है, उसको 1 महीने के भीतर में सरकार ने इस देश में जो जो कदम उठाए वह पूरा उलट गया। जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार जो जो दावे करती है, बरस अंत होते होते चीजें डेमोरलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। सरकार जिस टारगेट पर काम करती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी स्थिति में वह प्राइवेटाइज और मोनेटाइज की दिशा में बढ़ती चली जा रही है, अपने हाथ से वो पल्ला झाड़ती चली जा रही है। तो सवाल नया कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि झोला उठाकर चल देंगे, नया कॉन्फिडेंस ये है 2 ही बार तो पीएम बने हैं, तीसरे बार के लिए भी किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यह है भारत की सरकार और यही है साहिब का सच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।